जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे जेल के साथियों के चेहरों पर खुशी की लहर थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरे जाने का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ मनाना चाहते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि 5 साल पहले मैंने घर लौटते समय एक बेहोश लड़की को बचाया था, लेकिन उसने ना केवल मुझे धोखा दिया बल्कि उस अमीरजादे को बचाने के लिए जिसने उसे सच में चोट पहुंचाई थी, मुझ पर पैसे के लिए जानलेवा हमला करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे कोर्ट में घसीटा और 5 साल की सजा दिलवा दी। उसे लगा था कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं जो जेल से बाहर आने के बाद भी जिंदगी भर धक्के खाएगा और कभी उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस दिन असली मालिक को जेल में डाला गया उसके ठीक अगले दिन मेरी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया था। और इस तरह मैंने जेल में 5 साल बिताए। जब आखिरकार मेरे बाहर आने का दिन आया तो जेल के साथियों के चेहरों पर खुशी की लहर थी, मानो वो मेरे जाने का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ मनाना चाहते हो। ये देखकर मैंने अपनी नाक खुजाई। क्या मेरे होने से उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था? जैसे ही मैं जेल के गेट से बाहर निकला, एक मर्सिडीज वैन से एक युवा और खूबसूरत औरत बाहर आई। मैंने आंखें सिकोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ये औरत कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। हेलो मिस्टर लिन। उस औरत ने मेरे घूरने पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि बहुत ही शांति से मेरे सामने खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं शेन रुऑक्सी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। ब्यूटी, क्या तुम श्योर हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं? शेन रुऑक्सी के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए मैंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। लिन फेंग 22 साल, तियान्यू का दानव, फोर्ब्स की लिस्ट में देश का सबसे अमीर आदमी। वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता था ताकि तुम उसकी सारी दौलत के वारिस बन सको, लेकिन तुमने उसकी बेटी को ये कहकर ठुकरा दिया कि उसकी टांगे छोटी हैं और छाती चपटी है और उसके घर की दौलत तुम्हारे खर्चों के लिए काफी नहीं है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कातिल सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने भीड़ में तुम्हें घूर कर देखा था। तुमने उसे एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया जिससे उसकी लगभग मौत ही हो गई। शेन रुऑक्सी ने एक ही सांस में बिना कोई गलती किए ये सब कह डाला। अगर मुझे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क पर पूरा भरोसा ना होता तो मैं कभी यकीन नहीं कर पाती कि तुम वही इंसान हो जो जेल जाने से पहले थे। तुम्हारी इस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर तुमने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो हो सकता है कि तुम यहीं ढेर हो जाओ। मैंने आंखें सिकोड़ ली और शेन रुऑक्सी को ठंडी नजरों से देखा। मुझे यकीन नहीं था कि कोई सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए मेरे बारे में इतनी छानबीन करेगा। मैं यानजिंग के शेन फैमिली से हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। शेन रुऑक्सी को ऐसा लगा जैसे कोई जागा हुआ दानव उसे घूर रहा हो, लेकिन वो शांत रही। उसके चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। यानजिंग शेन फैमिली देश के सबसे बड़े और अमीर परिवारों में से एक। मेरे दिमाग में तुरंत तियानियों से जुड़ी एक जानकारी कौन थी। मैंने सुना था कि शेन फैमिली की बेटी होने के नाते तुम्हें देश के बिजनेस वर्ल्ड की नई रानी कहा जाता है। मिस्टर लिन, आप वाकई बहुत जानकार हैं। शेन रुऑक्सी ने हल्के से सिर हिलाया। अगर तुम मेरे मन का एक शक दूर कर सको तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच सकती हूँ। कैसा शक? शेन रुऑक्सी ने तुरंत पूछा। 5 साल पहले जब मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया तो मुझे तियानियों में क्यों रखा गया? मेरे दिमाग में जाओदा याकी का वो जहरीला चेहरा घूम गया और मेरी आंखों में गुस्सा झलक आया। 5 साल पहले घर लौटते समय मेरी मुलाकात जाओ याकी और उसके बॉयफ्रेंड सुन हाओ से हुई थी। बहस के दौरान एक हादसा हुआ। सुन हाओ ने गलती से उसे धक्का दे दिया जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गई। सुन हाओ डर गया और उसने मदद के लिए मुझे पुकारा जो वहां से गुजर रहा था। उस वक्त मैं बहुत भोला था और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब जाओ याकी को होश आया तो उसने कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। उल्टा सुन हाओ के बहकावे में आकर मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि मैंने बहस के बाद जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है और अंत में मुझे झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ा। मैं भी इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूं। शेन रुऑक्सी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तियान्यू देश की सबसे मिस्टीरियस जेल है और मेरी जानकारी के मुताबिक सुन हाओ और जाओ याकी का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। तुम्हें तियान्यू में रखने की बात तो दूर, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तियान्यू कैसी जगह है। तो फिर पार्टनरशिप कैंसिल? ये सुनकर मेरी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मिस्टर लिन, अगर पार्टनरशिप नहीं तो हम दोस्त बन सकते हैं। शेन रुऑक्सी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे याद है कि तुम्हारा घर जियांगजो शहर में है। मुझे भी जियांगजो जाना है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे प्राइवेट जेट से चल सकते हो। साथ चलेंगे? चूंकि तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं भी मना नहीं करूंगा, मैंने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। 4 घंटे बाद शेन रुऑक्सी का प्राइवेट जेट जियांगजो एयरपोर्ट पर उतरा। प्राइवेट जेट के बेडरूम में मैं एक नरम बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर से आ रही शेन रुऑक्सी की महक मुझे मदहोश कर रही थी। मैंने आराम से अंगड़ाई ली और फिर आलस से उठ खड़ा हुआ। बेड अच्छा है, अफसोस कि तुम मेरे साथ नहीं थी, मैंने कैबिन में आकर मजाकिया लहजे में कहा। तो तुमने मेरे बारे में जो छानबीन की है वो अभी खत्म नहीं हुई है? मिस, ये कुछ ज्यादा ही घमंडी है। छोटे बालों वाली एक औरत अचानक से उठी। वो थोड़ी नाराज लग रही थी। वो शेन रुऑक्सी की असिस्टेंट थी जिसका नाम लिन शियाओ वान था। जिसने तियान्यू में राज किया हो उसमें घमंड होना लाजमी है। शेन रुऑक्सी मेरी जाती हुई पीठ को घूरती रही। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे यकीन है कि जल्द ही पूरा देश और शायद पूरी दुनिया उसके जेल से बाहर आने से दहल जाएगी।
मुझे भी इंतजार है कि वो काम कर दिखाए। लिन शियावान हैरानी से बोली। वो मुझे सीधे कैबिन के दरवाजे से बाहर जाते हुए देख रही थी। प्राइवेट जेट के बाहर बोर्डिंग ब्रिज में मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजने वाली जाओ याकी, जो अब एक मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी थी, अपनी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ ब्रिज से एयरपोर्ट के हॉल की तरफ जा रही थी। मेरे पास प्राइवेट जेट कब होगा? जाओ याकी जैसे ही ब्रिज से बाहर निकलने वाली थी, वो शेन रुआक्सी के प्राइवेट जेट को ईर्ष्या और जलन से देख रही थी। तभी उसने मुझे प्राइवेट जेट से नीचे उतरते देखा। चूंकि उसका व्यू ब्लॉक था, इसलिए वो सिर्फ मेरा साइड फेस ही देख पाई। वो आदमी जाना पहचाना लग रहा है। जाओ याकी थोड़ी हैरान हुई। मेरे चेहरे की झलक उसके दिमाग में कौन थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा उसे घिन आने लगी। उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा 5 साल पहले जब मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने खुद को मेरे सामने बिना कपड़ों के पाया था। जाओ याकी ने अनजाने ही अपने कपड़े कस लिए। उसने मन ही मन गाली दी। मेरे शरीर को इस घिनौने इंसान ने कैसे देख लिया? ऐसा लगा जैसे कोई कीड़ा मेरे शरीर पर रेंग रहा हो। वो घिनौना इंसान नहीं हो सकता। सुन हाओ ने कहा था कि उसके जेल जाने के बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया हो। अगर वो मरा नहीं है तो भी जेल से बाहर आने के बाद वो समाज के सबसे निचले तबके में ही धक्के खाएगा। वो प्राइवेट जेट में कैसे सफर कर सकता है? उसने मजाक उड़ाते हुए सिर हिलाया और तेजी से वहां से चली गई। उसी वक्त लिन शियावान ने भी जाओ याकी को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत शेन रुऑक्सी से कहा, मिस, वो वही औरत है जिसने 5 साल पहले मिस्टर लिन को फंसाया था। जाओ याकी, लगता है कि भगवान को भी ये मंजूर नहीं था, इसीलिए आज इन दोनों को मिलवा दिया। अब उसकी जिंदगी खत्म। शेन रुऑक्सी ने शांत नजरों से जाओ याकी की पीठ को देखा। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मैंने अभी अभी पीछे से किसी की नजर महसूस की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जाओ याकी है। मैं सीधा एयरपोर्ट के हॉल की तरफ चलता गया। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन निकाला तो देखा कि मेरी माँ सुकविंग का कॉल था। सुकविंग एयरपोर्ट हॉल के लेफ्ट एग्जिट के पास खड़ी थी। भीड़ में अपने बेटे को बेचैनी से ढूंढ रही थी। वो मत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? इस अचानक हुए हमले से बॉडीगार्ड पहले तो चौंक गया और फिर गुस्से में भर गया। उसने मुझे लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन मैं उससे तेज था। मैंने अपने दाहिने हाथ से जोर से दबाया। बॉडीगार्ड की कलाई टूटने की आवाज आई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके सीने पर अपना पैर रख दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर दूसरा बॉडीगार्ड मेरी तरफ लपका और मुझे जोर से मुक्का मारा। मैंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसके मुक्के को आसानी से रोक लिया। उस बॉडीगार्ड का मुक्का ऐसा लगा जैसे किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। उसकी हड्डियां चटक गईं और वो दर्द से चीख पड़ा, शाओफेंग, मत मारो। तभी सुकविंग जैसे नींद से जागी और उसने तुरंत मुझे रोकने के लिए कहा। उसी वक्त जाओ याकी भी अपने सदमे से बाहर आई। उसने हम माँ बेटे को पहचान लिया। उन दोनों के चेहरों पर हैरानी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैंने आवाज सुनी, तब मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी दूर पर जाओ याकी खड़ी थी। एक ही पल में मेरे अंदर नफरत की लहर दौड़ गई। अगर तुमने मुझे फिर से इस तरह घिनौनी नजरों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। जाओ याकी ने मुझे खुद को घूरते हुए देखा तो वो चीख पड़ी। 5 साल पहले का मैं मर चुका है जाओ याकी। मैंने इस दिन का 5 साल तक इंतजार किया है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने मुझ पर उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूंगी। जाओ याकी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डरते हुए कहा। जाओ याकी की वार्निंग सुनकर सुकविंग चौंक गई और तुरंत एक कदम आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाते हुए कहा, शाओफिंग, गुस्से में कोई कदम मत उठाओ। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। माँ, आप फिक्र मत करो। आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश की। अब बहुत देर हो चुकी है। इसने मेरे बॉडीगार्ड को मारा है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जाओ याकी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उसे पूरा भरोसा था कि वो सिर्फ एक फोन कॉल से मुझ शाओफेंग। सुकविंग सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा और जाओ याकी को थप्पड़ मार दूंगा। जाओ याकी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी ऐसी बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। वो पूरी तरह से भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं पलटकर उसे एक और थप्पड़ मारा, जिससे जाओ याकी जमीन पर गिर पड़ी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, जाओ याकी के चेहरे पर अपना पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, अभी मेरी माँ से माफी मांगो। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, मेरे अंदर से जानलेवा इरादे भड़क उठे, मानो कोई खून की प्यासी तलवार म्यान से बाहर आ गई हो, जिससे आसपास खड़े लोग डर के मारे कांपने लगे। जाओ याकी को लगा जैसे मौत उसके सामने खड़ी है। उसका शरीर डर से कांपने लगा। सॉरी आंटी, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे मत मारो। जाओ याकी, ये तो बस ब्याज है तुम्हारे गुनाहों का। याद रखना जो मैंने कहा था, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। उस झूठे केस से जुड़ा हर एक इंसान, कोई भी बच नहीं पाएगा। जाओ याकी पूरी तरह से डर चुकी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो एक मुर्गी की तरह बार बार सिर हिला रही थी। मैंने और बात नहीं की। मैंने डर के मारे पेशाब कर चुकी जाओ याकी को छोड़ा और अपनी माँ सुकिंग को सहारा देते हुए वहां से चला गया। जाओ याकी की असिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट और बॉडीगार्ड्स लकड़ी के खंबे की तरह चुपचाप खड़े रहे। जब मैं सुकिंग को लेकर दूर चला गया, तब जाकर वो लोग जाओ याकी को उठाने के लिए आगे आए। जाओ याकी को उसके बॉडीगार्ड्स ने उठाया। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई बुरा सपना देखकर उठी हो। उसके चेहरे पर अभी भी खौफ था। मिस जाओ, आप ठीक तो हैं?
एक बॉडीगार्ड ने ये देखकर पूछ ही लिया। जाओ याकी ने खाली नजरों से बॉडीगार्ड को देखा और फिर उसे अपने चेहरे पर हो रहे भयानक दर्द का एहसास हुआ। वो टूटकर चिल्लाने लगी, उसने मुझे इतना मारा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूं या नहीं? तुम दोनों नकारा लोग एक घिनौने आदमी को भी नहीं संभाल सके। मैं तुम लोगों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हूं? मिस जाओ, हम नकारा नहीं है, वो आदमी बहुत ताकतवर है। मैंने उसके हाथ पर मुक्का मारा और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। तो क्या हुआ अगर वो ताकतवर है? ये कानून का देश है, मैं उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगी, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। उसने लिन फेंग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदले की आग में जलने लगी। दूर से सू किंग ने जाओ याकी की पागलों जैसी चीखें सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, शाओफेंग, तुमने उसे मारा है, अगर उन्होंने पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा गया तो क्या होगा? माँ, फिक्र मत करो। मैंने अपनी माँ के पसीने से भीगे हाथों को कसकर पकड़ा और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ चला। 5 साल पहले इस दुनिया के लिन फेंग को झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ा था। जाओ याकी तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली वजह तो सुन हाओ था, जिसने सुन फैमिली की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया था। अब मैं जाओ याकी और सुन हाओ को दिखाऊंगा कि उनकी ताकत, पैसा और कनेक्शंस का घमंड कितना खोखला है। मैं इन दोनों को दिमागी तौर पर तोड़ दूंगा, उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। और जाओ याकी एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंची। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सुन हाओ को कॉल किया। रोते हुए बोली, डार्लिंग, मुझे एयरपोर्ट पर किसी ने मारा है। तुम्हें किसी ने मारा? किसकी इतनी हिम्मत? फोन के दूसरी तरफ सुन हाओ जाओ याकी की बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। वो बेवकूफ लिन फेंग है। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली वो मुझे मिल गया। जाओ याकी का चेहरा नफरत से भरा हुआ था। लिन फेंग, वो जेल से बाहर आ गया है। सुन हाओ लिन फेंग का नाम सुनकर पहले तो चौंका, फिर उसे कुछ अजीब लगा। नहीं, वो डरपोक जेल से बाहर आ गया तो वो तुम्हें कैसे मार सकता है? और तुम अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर गई थी, उन्होंने तुम्हें नहीं बचाया। डार्लिंग, लिन फेंग ने शायद जेल में कुछ फाइटिंग स्किल्स सीख ली हैं, इसलिए वो इतना घमंडी हो गया है। जाओ याकी ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे वो दोनों बॉडीगार्ड्स उसे हरा नहीं सके, और जब वो मुझे मार रहा था तो उनमें मुझे बचाने की हिम्मत भी नहीं थी। वो तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। क्या तुम्हें बहुत चोट आई है? सुन हाओ ने चिंता से पूछा। डार्लिंग, उस कमीने ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे, मेरा सिर पकड़कर उस बुढ़िया के सामने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जाओ याकी रोते हुए बता रही थी। तभी उसके माथे पर तेज दर्द हुआ। मेरा चेहरा सूज गया है और मेरा माथा भी फट गया है। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने उसे जेल में मरने नहीं दिया, यही उस पर मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी थी। वो जेल से बाहर आ गया है और फिर भी तुम्हें मारने की हिम्मत कर रहा है। लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं अभी कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने जा रहा हूं। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसी वक्त एयरपोर्ट की वीआईपी एग्जिट पर 3 लोग खड़े थे। मिस, क्या जाओ फैमिली के लोग एग्जिट पर आपका इंतजार कर रहे हैं? लिन शाओवान ने दूर से एग्जिट पर खड़े एक बूढ़े, एक अधेड़ और एक जवान आदमी को देखकर पूछा। वो जिस जाओ फैमिली की बात कर रही थी वो कभी जियांगनान प्रोविंस का सबसे अमीर परिवार हुआ करता था। ग्रैंडपा जाओ कभी जियांगनान के एक बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे, लेकिन 10 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसका जाओ फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन फिर भी जाओ फैमिली की ताकत इतनी है कि कोई उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। वो अभी भी जियांगनान के टॉप फैमिलीज में से एक हैं। नहीं, शेन रुअक्सी ने धीरे से सिर हिलाया। उसका जियांगजू आना अचानक तय हुआ था। उसने किसी को नहीं बताया था। 1 मिनट बाद शेन रुअक्सी एग्जिट पर पहुंची और मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ देखा। उसने ग्रैंडपा जाओ को नमस्ते कहा। रुअक्सी, तुम जियांगजू कैसे आ गई? ग्रैंडपा जाओ, मैं जियांगजू किसी काम से आई हूँ। शेन रुअक्सी ने यूं ही एक बहाना बना दिया और फिर जानबूझकर पूछा, मुझे हैरानी है, ऐसा कौन है जिसके लिए आप खुद एयरपोर्ट आए हैं? एक नौजवान दोस्त, ग्रैंडपा जाओ ने गोलमोल जवाब दिया। आप लिन फेंग की बात कर रहे हैं ना? शेन रुअक्सी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता? ग्रैंडपा जाओ थोड़े हैरान हुए। वो मेरे प्राइवेट जेट से जियांगजू आया है, शेन रुअक्सी ने बताया। अच्छा, तो ये बात है। ग्रैंडपा जाओ की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि शेन रुअक्सी और लिन फेंग के बीच कोई गहरा रिश्ता है। उन्होंने तुरंत कहा, रुअक्सी, सच कहूं तो वो नौजवान दोस्त मेरी जान बचाने वाला है। उसने तियानयू में मेरी जान बचाई थी। ग्रैंडपा जाओ के पीछे खड़ा वो अधेड़ आदमी जो जाओ ग्रुप का हेड था और उसके पास खड़ा जाओ फैमिली का बड़ा बेटा, दोनों ये सुनकर हैरान रह गए। हालांकि उन्हें ग्रैंडपा जाओ से पता चल गया था कि लिन फेंग नाम का वो नौजवान बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि लिन फेंग इतना ताकतवर है कि शेन रुअक्सी खुद उसे जेल से लेने जाएगी और उसे अपने प्राइवेट जेट से जियांगजू तक छोड़कर आएगी। ये याद रखना होगा कि जाओ फैमिली के सबसे अच्छे दिनों में भी ग्रैंडपा जाओ को छोड़कर, जो उस वक्त सबसे ताकतवर थे, जाओ फैमिली के किसी भी इंसान को शेन फैमिली के घर में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। रुअक्सी, अगर उस नौजवान ने तुम्हारे प्राइवेट जेट से सफर किया है तो वो मुझे दिखा क्यों नहीं? लिन फेंग अपनी मां से मिलने के लिए बेताब था, इसलिए वो पहले ही उतर गया और नॉर्मल एग्जिट से बाहर चला गया। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, सिर्फ वीआईपी एग्जिट पर नजर रखे हुए था। ग्रैंडपा जो ने अफसोस जताते हुए अपना माथा पीटा। मुझे बताने के लिए शुक्रिया रुअक्सी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर ग्रैंडपा जो जल्दी से जो जियामिंग और जो मिंग्समैन को लेकर चले गए। शाम को मैं अपनी मां सूचिंग के साथ घर लौट आया। मेरा घर जियांगजू के नॉर्थ वेस्ट में शहर और गांव के बॉर्डर पर था। ग्राउंड फ्लोर पर क्लिनिक था और फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते थे। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि पहले नहा लूं, तभी एक वैन क्लिनिक के दरवाजे पर आकर रुकी। वैन के अंदर जाओ याकी सुन हाओ को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन कॉल लगने से पहले ही उसने देखा कि सामने से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। सुन हाओ अपने साथ 30 से ज्यादा गुंडों को लेकर गाड़ी से उतरा। उन सबके हाथों में हथियार थे। डार्लिंग,
लिनफिंग। ज़ुआओ याकी ये देखकर रोते हुए उसके पास गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर तुम आ ही गए। लिनफिंग, उस कमीने ने मुझे इतना मारा है, मेरी जान को बहुत सहना पड़ा। सुन हाओ ज़ुआओ याकी की बुरी हालत देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, गुस्से में चिल्लाया, क्लिनिक का दरवाजा तोड़ दो, आज लिनफिंग को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जी बॉस। गुंडे के लीडर ने तुरंत आदेश माना और फिर अपने पीछे खड़े एक आदमी के हाथ से लकड़ी का डंडा लेकर क्लिनिक के शीशे के दरवाजे पर जोर से मारा। क्लिनिक का शीशे का दरवाजा टूटकर बिखर गया। सब कुछ तोड़ दो और फिर उस कमीने को नीचे घसीट कर लाओ, अगर उसने विरोध किया तो उसे सीधा जान से मार दो, बॉस का यही ऑर्डर है। गुंडे दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप ग्राउंड फ्लोर के क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगा और लीडर बाकी लोगों को लेकर मुझे पकड़ने के लिए ऊपर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने मुझे सीढ़ियों पर खड़े देखा। ये देखकर लीडर और बाकी लोग चौंक गए और अपने आप ही उनके कदम रुक गए। लिनफिंग, तू तो बहुत बड़ा फाइटर बनता है ना, चल लड़, आज देखते हैं कि तू कितनों से लड़ सकता है। लिनफिंग, अगर अकलमंदी है तो खुद नीचे आ जा, ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े। इसकी टांगे तोड़ दो। और इसे याकी के सामने घुटनों के बल बैठकर बढ़ी और वो पूरी सिचुएशन समझ गए। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद यहाँ आ जाएंगे। मैंने जांगनान में सुन फैमिली को बर्बाद करने के लिए 2 प्लान सोचे थे, लेकिन तय नहीं किया था कि कौन सा प्लान इस्तेमाल करूं। अब जब ज़ो जियांगो खुद यहाँ आ गए हैं तो मैंने ये मौका ज़ो फैमिली को दे दिया। शुक्रिया यंग मास्टर। ज़ो जियांगो मेरी बात का मतलब समझ गए और वो मन ही मन बहुत खुश हुए। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, उन्होंने देखा कि सुन हाओ छुपकर अपना मोबाइल निकाल रहा है और वो तुरंत समझ गए कि वो क्या करने वाला है। ज़ो जियांगो ने शांति से सुन हाओ से कहा, नौजवान, अपने परिवार के बड़ों को कॉल करो और उनसे कहो कि वो अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करके तुम्हें बचा ले। तुम कौन हो? सुन हाओ हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कहां से आया ये बूढ़ा आदमी उसे अपने घर वालों को बुलाने के लिए क्यों कह रहा है। ज़ू जियांगो ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़ी घबराई हुई मेरी मां सुचिंग को देखकर ज़ो जियांगो ने कहा, नमस्ते सुचिंग जी, मैं लिनफैंग का जेल का साथी हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज रात की परेशानी को संभाल लूंगा। ये सुनकर सुचिंग को थोड़ा आराम मिला, क्योंकि वो समझ गई थी कि नीचे खड़ा बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं है और शायद वो मुझे बचा सकता है। दूसरी तरफ सुन हाओ ने जब ज़ो जियांगो को मेरा जेल का साथी बताया तो उसका डर खत्म हो गया। उसने तुरंत अपने पिता सुन चैंग को फोन मिलाया। पापा, मुझे और याची को किसी ने पीटा है, क्या तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? और मारने वाले कौन हैं? ये वही कमीना लिनफैंग है जिसे हमने 5 साल पहले जेल भिजवाया था। उसने एयरपोर्ट पर याची को मारा, फिर याची का सिर पकड़कर अपनी माँ के पैरों में झुका दिया। मैं याची का बदला लेने आया था, लेकिन उसने मेरे सभी आदमियों को पीट दिया। लगता है उसने जेल में कुछ फाइटिंग स्किल्स सीख ली हैं। इसके अलावा यहाँ एक बुढ़ा भी है जो खुद को उसका जेल का साथी बता रहा है। वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और कह रहा है कि सुन फैमिली अपने सारे कनेक्शंस लगाकर मुझे बचा ले। सुन हाओ ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। उस कमीने के जेल वाले साथी को फोन दो। सुन चैंग को 5 साल पुरानी बातें याद आ गईं और मेरे उस डरे हुए कमजोर चेहरे की याद से उसका सारा डर गायब हो गया। सुन हाओ ने तुरंत ज़ो जियांगो की ओर देखा। मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं, वो इस लायक नहीं है, ज़ो जियांगो ने बेरुखी से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की बेइज्जती करने की? सुन हाओ गुस्से में आ गया और उसने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे वहां पहुंचने से पहले मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। और हाँ, तुम्हारे परिवार को जियांगजुओ रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। जब सुन हाओ ने देखा कि मैं और ज़ो जियांगो दोनों शांत हैं तो उसे लगा कि हम डर गए हैं। वो हंसता हुआ खड़ा हो गया। अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अब डर लग रहा है ना? जल्दी से मुझे छोड़कर घुटनों के बल माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने सुन हाओ की बात बीच में ही काट दी और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे बाप के यहाँ पहुंचने से पहले अगर तुम खड़े हुए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर मैंने ज़िया याची की तरफ देखा, और तुम भी घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है, तुम बहुत बड़े 30 मार खां हो। सुन हाओ मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन उसका दिल नफरत से भरा था। ज़िया याची भी मजबूरी में घुटनों के बल बैठ गई, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि सुन चैंग जल्दी आकर उन्हें बचा ले। वो चिल्लाई, लिनफैंग, मेरे ससुर का परिवार करोड़ों का मालिक है और मेरे ससुर के भाई जियांगजू पुलिस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी चीफ हैं। जब मेरे ससुर यहाँ आएंगे तो मैं बताऊंगी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ज़ो जियांगो ने ज़िया याची को ऐसे देखा जैसे कोई मरने वाला इंसान देखता है। 40 मिनट बाद सुन चैंग 3 बॉडीगार्ड्स के साथ क्लिनिक की ओर भागता हुआ आया, लेकिन रास्ते में उसने सामने खड़ी माईबैक कार देखी और चौंक कर रुक गया। उसे माईबैक कार से नहीं, बल्कि उस पर लगी 5 VIP नंबर्स वाली नंबर प्लेट से हैरानी थी। उसका डर बढ़ गया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए मुस्कुराहट के साथ माईबैक कार की तरफ बढ़ा। तभी कार की खिड़की खुली और ज़ू जियानमिंग और ज़ू मिंगशुआन को देखकर वो हैरान रह गया। मिस्टर ज़ू, यंग मास्टर ज़ू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुन चियांग ने झटपट पूछा। उसका डर और बढ़ता जा रहा था। ज़ू फैमिली का मुखिया ज़ू जियानगो मेरा जेल का साथी कैसे हो सकता है? सुन चियांग को समझ आ गया कि सुन फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ज़ू जियानमिंग ने कठोर आवाज में कहा, सुन चियांग, तुम्हारे दादाजी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें बाहर आकर तुम्हें अंदर बुलाना होगा? नहीं मिस्टर ज़ू, मैं अभी अंदर जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सुन चियांग ने माथे का पसीना पोंछने की भी परवाह नहीं की और क्लिनिक की तरफ भागा। पापा, आखिर आप आ ही गए।
क्लिनिक में सुनहाव के घुटने सुन हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, सुन चियांग गुस्से में आगे बढ़ा और उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। धड़ाम! सुनहाव लात खाकर पीछे दीवार से टकराया और दर्द से करहा उठा। उसने रोते हुए पूछा, पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हें जान से मार दूंगा कमीने। तुमने किससे पंगा ले लिया? जू फैमिली के लोगों से? क्या तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुनहाव अपना सिर पकड़कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अचानक इतने गुस्से में क्यों हैं। अंकल, लिम फिंग ने पहले हम पर हमला किया था और उसने हमें घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया। तभी जाओ याकी खड़ी हो गई। वो भी पूरी स्थिति को नहीं समझ पा रही थी और अपनी सफाई देने लगी। जवाब में सुन चियांग ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहो, तुम मनहूस औरत हमारे सुन फैमिली को बर्बाद कर दोगी। सुन हाव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता जू जियान गुओ को गर भरी नजरों से देख रहे हैं तो उसे कुछ समझ आया और उसने अपनी जुबान बंद कर ली। तभी जू जियान गुओ ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? सुन चियांग ये सुनकर चौंक गया और तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने जू जियान गुओ और मेरे सामने माथा टेकना शुरू कर दिया। माफ कर दीजिए मिस्टर जू, मिस्टर लिम, मेरी गलती है कि मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। मैं आपकी हैसियत नहीं पहचान पाया। कृपया हम पर रहम कीजिए और सुन फैमिली को बख्श दीजिए। अभी माथा मत टेको। क्या तुम फोन पर बहुत घमंड नहीं दिखा रहे थे? तुमने कहा था कि तुम मुझे और मेरे यंग मास्टर को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दोगे और हमारे परिवार को चैन से नहीं जीने दोगे। सुन चियांग डर से कांपने लगा और खुद को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मिस्टर जू, मेरी गलती थी। मैं बेवकूफ था। मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद उसने डरते हुए जू जियान गुओ की ओर देखा, अपने आखिरी फैसले का इंतजार करते हुए। माफ कर दीजिए मिस्टर जू, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करता। सुन चियांग माथा टेकता रहा, यहाँ तक कि उसके माथे से खून निकलने लगा। सन हाव और जाओ याकी ये देखकर चौंक गए। जांगजू और पूरे जियांगनान में जो नाम के बहुत से लोग थे, लेकिन एक ही ऐसा परिवार था जो सन चियांग को इतना डरा सकता था। वो था जो फैमिली। जो जियांगुओ ने मुझसे पूछा, यंग मास्टर, क्या मैं इस मामले को संभालूं? हाँ, लेकिन मिस्टर जो, मेरी एक आदत है। मैं जब किसी को कुचलता हूँ तो उसे पूरी तरह से कुचल देता हूँ ताकि वो कभी ना उठ सके। सन चियांग पूरी तरह घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा। मिस्टर लिन, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। आपके क्लिनिक को हुए नुकसान के लिए मैं 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ दूंगा। आप जो चाहे मांग लीजिए, बस हमारे सन फैमिली को छोड़ दीजिए। हम कुछ भी देने को तैयार हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। जो जियांगुओ ने अपना फोन निकाला और कुछ कॉल्स करने लगे। उनका पहला कॉल उनके एक पुराने शागिर्द को था जो पिछले 10 सालों में बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुका था और जियांगनान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। जो जियांगुओ ने उसे सन हाव द्वारा क्लिनिक में की गई तोड़फोड़ के बारे में बताया और उसने वादा किया कि पुलिस इस मामले को सख्ती से संभालेगी। फोन काटने के बाद जो जियांगुओ ने अपने एक और शागिर्द को फोन किया और उसे बताया कि सन ग्रुप टैक्स चोरी कर रहा है और उन्होंने बैंक से बड़े पैमाने पर लोन का घपला किया है। उस अफसर ने तुरंत बैंक और टैक्सियां दी थी, लेकिन अब जो जियांगुओ ने उनकी सारी ताकत एक पल में खत्म कर दी थी और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। शुक्रिया मिस्टर जो। यंग मास्टर, आप ऊपर जाकर आराम कीजिए। जब सब कुछ निबट जाएगा मैं ऊपर आकर आपसे मिलूंगा। मैंने सिर हिलाया और ऊपर चला गया। अपनी घबराई हुई माँ सुकिंग से मैंने कहा, माँ चलो खाना खाते हैं। सुकिंग पूरी तरह भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वो मेरे साथ डाइनिंग रूम की ओर चल दी। शाओफेंग, हम ऊपर खाना खा रहे हैं और वो लोग नीचे ये सब संभाल रहे हैं। ये ठीक नहीं लगता। सुकिंग ने चिंता जताते हुए कहा, माँ वो खुद ये सब करना चाहते हैं तो वो ऐसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस खाना खाइए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंडपा जो आपकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? सुकिंग ने आखिरकार अपना सवाल पूछ ही लिया। हालांकि उसका बस एक छोटा सा क्लिनिक था, लेकिन वो जियांगनान के जो फैमिली के रुतबे से वाकिफ थी। वो जानती थी कि उन 3 कॉल्स में किसी भी परिवार को आबाद या बर्बाद करने की ताकत है। माँ, मैंने जेल में ग्रैंडपा जो की मदद की थी, इसीलिए वो बस मेरा एहसान चुका रहे हैं। शाओफेंग, दूसरों के एहसान ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमें आगे से सावधान रहना होगा और किसी से पंगा नहीं लेना है। मैंने जो जियांगवो के एहसान चुकाने की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो सिर्फ एहसान चुकाने नहीं आए थे। उनका दूसरा मकसद था मेरी ताकत का इस्तेमाल करके जो फैमिली को दोबारा शिखर पर ले जाना। 30 मिनट बाद जियांगजो पुलिस का हेड खुद अपनी टीम के साथ क्लिनिक पहुंचा। उसने जो जियांगवो को इज्जत से सलाम किया और सुन चियांग और बाकी सभी लोगों को वहां से ले गया। उसी वक्त एक सफाई कंपनी की टीम आई और उन्होंने नीचे का पूरा हॉल साफ कर दिया, यहाँ तक कि टूटे हुए शीशे का दरवाजा भी बदल दिया। 1 घंटे बाद जब ये सब खत्म हुआ तो सू किंग ने जो जियांगवो को ऊपर आते देखा और जल्दी से खड़ी हो गई। शुक्रिया मिस्टर जो, आज हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है मिस सू, जो जियांगवो ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, यंग मास्टर सब कुछ संभाल लिया गया है, दोषियों को कानून के हवाले कर दिया गया है। सुन फैमिली, अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है। मिस्टर जो, आपने बहुत मेहनत की है, बैठकर हमारे साथ डम्पलिंग्स खाइए। आपके बेटे और पोते भी तो बाहर है ना, उन्हें भी बुला लीजिए। मेरी माँ के हाथ के डम्पलिंग्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। शुक्रिया यंग मास्टर, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। जो जियांगवो बहुत खुश हुए क्योंकि वो समझ गए थे कि मेरे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। शाओफेंग, एक बात जो मैंने तुम्हें कभी नहीं
बताई, लेकिन अब वक्त आ गया है। सू किंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या ये मेरे पिता के बारे में है? मैं चौकन्ना हो गया। मैंने टियानयू जेल में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला था जिससे मुझे इस दुनिया के अपने पिता के बारे में बहुत उत्सुकता थी। नहीं, ये आंटी सू के बारे में है, सुकिंग ने कहा। मैंने हामी भरी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं और आंटी सू कॉलेज के दोस्त हैं। जब हम अपने आखिरी साल में थे तो उनकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने उनके इलाज के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढा था और वो ठीक हो गई थी। आंटी सू इस बात के लिए बहुत एहसानमंद थी और हमने एक प्रॉमिस किया था। कैसा प्रॉमिस? मैंने उत्सुकता से पूछा। हमने तय किया था कि अगर हमारे बच्चे अलग अलग जेंडर के हुए तो हम उनकी शादी करवा देंगे। तुम्हारी और आंटी सू की बेटी लिन वांगचिंग की सगाई हो चुकी है। शियाओफिंग, जब तुम पैदा हुए थे और तुम्हारे पिता हमारे साथ नहीं थे तब मैंने आंटी सू से सगाई तोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। सुकिंग ने गहरी सांस ली। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों अभी बच्चे हो, इसलिए कॉलेज जाने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन 4 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ, उसके बाद वांगचिंग ने दुनिया के सबसे अच्छे फैशन कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और अरमानी के चीफ डिजाइनर के साथ इंटर्नशिप भी की। अब उसने जियांगजो वापस आकर अपनी खुद की कपड़ों की कंपनी शुरू कर दी है। सुकिंग की आवाज में थोड़ा पछतावा था। हमारे परिवार और आंटी सू के परिवार में पहले से ही बहुत अंतर था और 4 साल पहले के उस हादसे के बाद जब तुम 5 साल जेल में रहे जबकि वांगचिंग बहुत कामयाब हो गई है, तुम दोनों के बीच का अंतर बहुत बढ़ गया है। अगर आंटी सू अभी भी सगाई रखना चाहती हैं तो हम वांगचिंग की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। सुकिंग ने मेरी आंखों में उम्मीद से देखते हुए कहा। कल तुम खुद आंटी सू के घर जाओ और उन्हें उनके किए गए हर एहसान के लिए थैंक यू कहो और साथ ही वांगचिंग से सगाई तोड़ने की बात करना। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मेरी यादों के मुताबिक मैं और लिन वांगचिंग बचपन के दोस्त जरूर थे, लेकिन हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था, इसलिए मुझे अपनी माँ की बात मानकर सगाई तोड़ने में कोई एतराज नहीं था। लेकिन जो भी हो, मैं आंटी सू का एहसान चुकाने के लिए लिन वांगचिंग को जो चाहिए होगा वो दूंगा। सुकिंग ने राहत की सांस ली और अपनी दोस्त सूजिंग को फोन करके बताया कि मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। फोन कटने के बाद दूसरी तरफ आंटी सू अपने स्टडी रूम में गई। शियाओफिंग जेल से बाहर आ गया है और कल हमसे मिलने आ रहा है। कल दोपहर तुम मेरे साथ बाजार चलना, हमें उसके लिए अच्छा खाना बनाना है। वो जेल से बाहर आ गया है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा और खाना भी बनाऊंगा। मुझे उसकी मदद करने में भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे वांगचिंग के साथ सगाई तोड़नी होगी। सुवेई ने कहा। सुवेई, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। लिन फिंग हमारी बेटी के लायक नहीं है। एक जेल से लौटा इंसान हमारी वांगचिंग के लायक कैसे हो सकता है? तुम कितने मतलबी हो। हाँ, मैं मतलबी हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए सोच रहा हूँ। मम्मी पापा प्लीज लड़ना बंद कीजिए। तभी लिन वांगचिंग स्टडी रूम में आ गई। मेरे और लिन फेंग की सगाई के बारे में मेरा अपना प्लान है। कैसा प्लान? दोनों ने एक साथ पूछा। मैं खुद से सगाई नहीं तोड़ूंगी। ठीक है वांगचिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सूजिंग खुशी से बोली, जबकि सुवेई चौंक कर खड़ा हो गया। वांगचिंग, तुम अपनी माँ की तरह बेवकूफी क्यों कर रही हो? वो सिर्फ एक जेल से लौटा अपराधी है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। पापा, आपको पता है कि लिन फेंग अभी अभी जेल से बाहर आया है। अगर हम अभी सगाई तोड़ देंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा? ये उसके लिए कितना बुरा होगा? लिन वांगचिंग ने पूछा। उसकी बातों से अक्सुवही के पास कोई जवाब नहीं था। सुकिंग आंटी ने मेरी नानी की जान बचाई थी, हम उनके एहसानमंद हैं। हालांकि हमने इन सालों में उनकी बहुत मदद की है, लेकिन मेरी माँ अपनी दोस्ती निभाना चाहती हैं। क्या आप चाहिए? उसने अपने लंबे बालों को बड़े ही खूबसूरती से बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर एक जियांगनान लड़की की सौम्यता और एक बिजनेस वुमेन का कॉन्फिडेंस था। शाओफेंग, आओ बैठो। आंटी अक्सू ने मुझे अपने पास बिठाते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। लिन वांगचिंग भी अपनी जगह से उठी और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। लंबे समय बाद मिले लिन फेंग, लंबे समय बाद मिले लिन वांगचिंग। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी। मेरी माँ की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सगाई तोड़ने की बात कैसे शुरू करूं। सुकिंग ने मेरी परेशानी भांप ली और बात संभालते हुए कहा, लिन वांगचिंग, तुम तो बहुत कामयाब हो गई हो, अपनी खुद की कंपनी चला रही हो, हमारे शाओफेंग से बहुत आगे निकल गई हो। आंटी सुकिंग, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, ये बस मेरी किस्मत थी, लिन वांगचिंग ने विनम्रता से कहा और फिर मुझे देखते हुए बोली, लिन फेंग ने भी इन सालों में बहुत कुछ सहा है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। उसने मुझे दूसरों की तरह अजीब नजरों से नहीं देखा और ना ही मेरी जेल की सजा को नजरअंदाज किया। उसके इस रवैये से मेरा तनाव थोड़ा कम हो गया। खाने के दौरान आंटी अक्सू मुझे लगातार खाना परोस रही थी और इन सालों की बातें कर रही थी। उनकी बातों में हमारे लिए बहुत फिक्र थी। लिन वांगचिंग शांति से सुन रही थी और बीच बीच में कुछ कह देती थी। माहौल बहुत अच्छा था। आधा खाना खत्म होने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और लिन वांगचिंग से कहा, वांगचिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिन वांगचिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में समझदारी थी। सगाई के बारे में, है ना? मैंने सिर हिलाया और थोड़े पछतावे के साथ कहा, वांगचिंग, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर एंटरप्रेन्योर बन चुकी हो और मैं बस अभी अभी जेल से बाहर आया हूं। हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? लिन वांगचिंग ने मेरी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मजबूती थी। लिन फेंग, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं हैरान रह गया। सुकिंग और आंटी शू ने भी एक दूसरे को देखा। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वांगचिंग ऐसा कहेंगी। वांगचिंग, तुम?
मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। लिन वांचिंग ने अपनी चॉपस्टिक्स रखीं और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि जेल जाने की वजह से तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हें फंसाया गया था। तुमने किसी की मदद की थी, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। और मुझे लगता है कि जो इंसान बुरे वक्त में भी हार नहीं मानता, वो उन लोगों से बहुत बेहतर है जो बाहर से तो अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बुरे होते हैं। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए। मैं बस तुम्हें और खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम फिर से कैसे खड़े होते हो और इस सोसाइटी में अपनी जगह कैसे बनाते हो। अगर बाद में तुम्हें लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है या तुम्हें कोई और मिल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। लिन वांचिंग की इन सच्ची बातों ने मेरे अंदर बहुत से जज्बात जगा दिए। मैंने गहरी सांस ली और बहुत गंभीरता से कहा, वांचिंग तुम्हारा थैंक यू। अगर तुम मुझे मौका दे रही हो तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। आंटी शू खुशी से हंसने लगी। ये हुई ना बात। मुझे पता था वांचिंग की पसंद अच्छी है। शाओ फेंग एक अच्छा लड़का है। सगाई टूटने की बात इस तरह खत्म होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसके बाद मेरा और लिन वांचिंग का रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैं सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पर लिन वांचिंग की कंपनी में शामिल हो गया। तियान यू जेल में मैंने जो कनेक्शंस और एक्सपीरियंस हासिल किया था उसका इस्तेमाल करके मैंने कंपनी की सिक्योरिटी से जुड़ी सभी समस्याएं हल कर दी। साथ ही सू फैमिली के रिसोर्सेज और अपनी काबिलियत के दम पर मैंने कंपनी को कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जोड़ा, जिससे कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। मेरी मां सू किंग ने भी जो हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया। अपनी डॉक्टरी और अच्छे स्वभाव की वजह से वो जल्द ही हॉस्पिटल में बहुत मशहूर हो गई। हमारा नया घर भी जो हॉस्पिटल के पास ही एक बहुत अच्छे इलाके में था। एक महीने बाद जो फैमिली ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें मुझे जांगनान और पूरे देश के बड़े लोगों से मिलवाया गया। पार्टी में यानजिंग के शेन फैमिली से शेन रुअक्सी भी आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मिस्टर लिन, क्या अब हम अपनी पार्टनरशिप के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल मिस शेन। शेन रुअक्सी की मदद से मैंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। मेरी अच्छी समझ और मजबूत बैकग्राउंड की वजह से मैं बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। इसके साथ ही मेरा और लिन वांचिंग का रिश्ता भी बहुत गहरा हो गया था। तारों भरी एक रात को वेस्ट लेक के किनारे मैंने उसे प्रपोज किया। वांचिंग, मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझ पर भरोसा करने और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन वांचिंग की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं करूंगी। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।